नमस्कार। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। वाह क्या बात है, ये आप यहाँ पर आए हैं पुष्कर मेले में, और कहाँ से पधारे हैं आप? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से। वाह, यहाँ पुष्कर मेला कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया, ऐसा मेला हर जगह लगना चाहिए। वाह वाह क्या बात सबसे है। बढ़िया प्रशासन की सुविधा लगी। हाँ। कल रात को बीमार था तो दर्द कर रहा था तो आयुर्वेद का पहली बार इलाज करवा लिया। अच्छा, रात 12 बजे। कैसा लगा आपको? एकदम बढ़िया। बढ़िया। हम आयुर्वेद की बातें तो करते हैं पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो कल मुझे भी शर्म महसूस हुई। कल मैंने पेड़ देखे, कुछ उनकी जानकारी काफ़ी अच्छे बढ़िया तरीके से डाली थी। हाँ। और सबसे बढ़िया यातायात की सुविधा और प्रशासन ने बहुत अच्छा, जितने भी अधिकारी है, जितने भी लोग हैं, हाँ। सब हेल्पफुल नेचर के हैं। ऐसी सब जगह मेले में होना चाहिए। आपके ये वेशभूषा के बारे में बताएंगे कुछ? ये संजोग है, चिलकत बोलते हैं इसको। अच्छा। और निहंग सिंह खालसा है। हाँ हाँ हाँ। और ये गुरु नानक जी से शुरुआत हुई। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इसको सजाया, खालसा सजा था। अच्छा। और खालसा जैसे मान लीजिए हर बहन के लिए एक भाई छोड़ा है हम लोग को बना के। हर माता के लिए एक बेटा बना के रखा है। और हर जो मतलब जिसको जरूरत है, हाँ। हेल्प की, हाँ। जो अन्याय से पीड़ित है, हाँ। उसको हेल्प करने के लिए गुरु महाराज ने सिंह सजाया। बहुत अच्छा। आप पुणे से, वैसे आपने मेरे को कहा था शिवाजी के आप बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत ही उनके समर्थक। अभी भी हो? अभी भी हो, हाँ। तो नहीं, उसके पीछे 3 कारण है। हिंदू घर का पहला लड़का सरदार बनता है, निहंग सिंह बनता है, ये पुरखों का वचन है। अच्छा। और आप गुरु नानक जी की कथा पढ़ लो तो जानोगे 800 साल पहले लिखा है कि मराठे सिख बनकर राज करेंगे। ये बानी में दर्ज है। अच्छा। मैंने कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं किया। कई लोगों को लगता है कि मराठी आदमी सिख कैसे बन गया। हाँ। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह, तो कुछ निजी वजह भी है। मैं चमार हूँ। अच्छा। तो दलित होने के कारण शस्त्र रखने का अधिकार तो मिलता नहीं है। हाँ। तो एक क्षत्रिय होने का एक मेरा प्रयास था। हर कोई चाहता है कि अपनी रैंक ऊपर कर ले। तो 4 रैंक होती है। हाँ। सबसे ऊपर होता है ब्राह्मण। हाँ। 2 नंबर पे होता है क्षत्रिय। हाँ। 3 नंबर पे वैश्य। हाँ। 4थे नंबर पे हम आते हैं। हाँ। तो मैंने अपना अपग्रेड किया है क्षत्रिय बन के। और ये मौका गुरु महाराज में दिया है। आपने सुना होगा 1.25 लाख से एक लड़ाओ। हाँ। तो उस लड़ाई में बाबा जीवन सिंह करके है, वो चमर थे। अच्छा। कई लोगों को नहीं पता। अच्छा। हम किसी खालसों को जाति में नहीं बांटना चाहते। हाँ। पर उस लड़ाई में कम से कम 18 चमर थे। अच्छा। वो 40 सिखों में 18 चमर थे। अगर 10 लाख से अगर आप 40 को डिवाइड करोगे ना। हाँ। तो एक आदमी 25,000 के खिलाफ खड़ा हुआ था। अच्छा। और ये हौसला और ये जज्बा गुरु नानक जी से तो शुरुआत हुई थी। हाँ। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हमको दिया था। अच्छा। तो हम भी चाहते थे इस परंपरा का हिस्सा बने, तो बन गए। तो जाति व्यवस्था पर आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि ये खत्म ही हो जाए। अब देखिए, क्षत्रिय पूरा हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत है? 30% है। okay. अब 30% लोग 70% का भार तो नहीं उठा सकते। अब हिंदुस्तान में लड़ने की कोई कमी नहीं है, ना जज्बे की कोई कमी नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए। अब मौका मिलता नहीं है। जहाँ मौका मिला है, दलितों ने भी अपना अस्त्र शस्त्र का जोर दिखा दिया है। तो हर हिंदू को क्षत्रिय होना चाहिए, हर हिंदू को शस्त्र रखना चाहिए। मैं इस विचार का हूँ। और मैं एक पहल करना चाहूँगा इस बारे में। क्या? कि आपको, जैसे आपने गैस सिलेंडर लौटा दिया था मोदी जी कहने से, बिल्कुल। तो मोदी जी से मुझे एक नम्र विनती है, अगर कोई आरक्षण लौटाना चाहता है तो आपको वो मौका उनको देना चाहिए। मैं अजित चंद्रकांत रामगढ़े कोशिश करता हूँ। मैं, मेरे परिवार में सरकारी नौकरी है, 3 पीढ़ियों से है। और एक वाक्य का आपको आठवण करके देना चाहता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी से किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि आरक्षण की जरूरत कब तक है। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बताया था, जिस दिन आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद, अभी भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जी है, अब उस पद पे आदिवासी महिला मुर्मू जी बैठी है। तो आरक्षण की जरूरत अब मेरे हिसाब से खत्म हुई है। तो सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो सक्षम है वो अपना आरक्षण त्याग दे। मैं आपके माध्यम से घोषणा करता हूँ, मैं अजित चंद्रकांत रामगढ़े अपने परिवार का आरक्षण अभी इसी वक्त इस मिट्टी की, राजस्थान की पवित्र मिट्टी है, राणा प्रताप जी की कसम खा के कहता हूँ, छोड़ रहा हूँ, त्याग दिया मैंने अपना आरक्षण अदब के साथ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। नहीं, उसकी जरूरत अंदर से नहीं, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत ही गजब आपने
नहीं बाबा जी ये करना चाहिए, किसी को तो पहल करना चाहिए, तब तक जाति व्यवस्था। आपने जो प्रेरणा दी है समाज को और उसमें आप खुद आगे अग्रणी हुए हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। आपने जो पहल की है, माटी को उठा के शपथ ली है, ये कोई साधारण बात नहीं पुष्कर की पावन धरा, है। और पुष्कर की पावन धरा पे बिल्कुल जो कितनी पवित्र है, मैं आपको नमन करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का 350 का शिव छत्रपति का 350 साल चल रहा है। जी हाँ, तो उसी की सबको शुभकामनाएं। आप सब जन आ जाइए रायगढ़ किले पे, ये पर्व मनाइए। और इस पर्व पे हम चाहते हैं कि जो शिवाजी महाराज को शिव वंदना होती थी सरकार की तरफ से, बंदूक से अभिवादन होता था, प्रतिदिन दिन में 3 बार हो जाए। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान से विनती है कि जैसे महाराणा प्रताप हो गया, जैसे जैसे अपने बड़े बड़े राजा होके गए, उनको उनकी जन्मस्थली पे या उनके जो आखिरी स्थली है जहाँ समाधि बनी है वहाँ अभिवादन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो हम लोग खुद तोप बना रहे 350। उसी लक्ष्य में मैं 75 घोड़े तोपों के लिए शिवाजी महाराज के 7 अश्व थे और 2 अश्व अपने घोड़ा गाड़ी के लिए, कुल मिला के 84 अश्व लेने के लिए अपने मित्रों के पास आया था। कुछ मुझे भेंट करेंगे, कुछ हम खरीद लेंगे, बिल्कुल। और बाकी आपके दया से जो बन पड़ेगा हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बढ़िया कि सब लोग बोलते हैं कि धर्म नहीं बदला है मैंने दीक्षा ली है और मैंने अपना पुरखों के वचन का पालन करा है। अगर आप सच्चे मन से हिंदू हो तो आपको एक बेटा गुरु महाराज को देना चाहिए। एक खालसा पंथ है, सबसे निराला पंथ है, इसमें शामिल हो जाओ। आप क्षत्रिय बन सकते हो, दलित्व से कोई मुझे ये नहीं है, तंग नहीं है। देखिए हम चमार है, जैसे ये तलवार लगती है तो इसमें ये बेल्ट हम चमार लोग बनाते हैं। ये मोजड़ी चप्पल आती है हम लोग बनाते हैं। इसको खजीना बोलते हैं, ये भी हम बनाते हैं। ऐसी बहुत सारे चीजें हैं। जैसे कोई योद्धा थक हार के आता है तो पानी पीता है तो वो भी पहले चमड़े से बनती थी। बिल्कुल आज वो चीजों का मोल नहीं है। बिल्कुल। पर हम चमार है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। आप इतिहास उठा के देख लो, बाबा जीवन सिंह की जीवनी पढ़ लो तो पता चल जाएगा कि जब भी मौका मिला है चमारों ने भी जंग लड़ी है। चमार रेजिमेंट भी थी, उसको भी बंद कर दिया। सरकार से निवेदन है दोबारा चालू कर दे ताकि पूरे वतन को पता चले कि चमार लोग क्या कर सकते हैं। बात मुझे चमार होने पे गर्व है, मुझे कोई उसका ये नहीं लगता, इसलिए मैं आरक्षण छोड़ना चाहता था। आपके माध्यम से ये मौका मिला। सबसे पहले संजीव जी आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पुष्कर मेले में आए, पुष्कर की धरती पर आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा। और ये आप जब देख रहे हैं पुष्कर का पूरा माहौल, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर आए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, राजनीति के बारे में आपकी क्या विचार है, क्या है रुचि आपकी? देखिए राजनीति बनी है राज करने की। अभी बेटा होता है तो उसको हम मराठी में बोलते हैं राजकारण गजकरण है। तो नहीं सॉरी, कार्यकर्ता हो तो हम ऐसे बोलेंगे राजकारण गजकरण जैसा होता है, उससे दूर रहो। अच्छा। अगर अपना बेटा है हम उसको ये सिखाएंगे कि राजे बनने का कारण ही राजकारण है। अच्छा। तो ये अंतर कार्यकर्ता और बेटा के लिए अलग अलग होता है। कार्यकर्ता के लिए आदर्श होता है और बेटे के लिए आदर्श नहीं होता। यही अंतर है। और राजनीति में हर एक को आना चाहिए। जैसे भारत में कई दंगल होती है तो उस क्षेत्र को चाहिए कि तो इसलिए करते कि मतों का ना ध्रुवीकरण हो जाए। जैसे अगर हिंदू इकट्ठा हो गया, मुसलमान इकट्ठा हो गया तो उनके वोट इकट्ठा मिलते हैं। तो ये बार बार आपको आपस में झगड़ा करेंगे। देखिए गोली चलती है या पत्थर चलता है ना, पत्थर को पता नहीं होता कि लगने वाले हिंदू है या मुसलमान, वो तो लग जाता है। असल मसला क्या होता है ना, ये दंगल में वही लोग आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता। अभी हम तो राजनीति में हमको पता होता है, हम सुरक्षित जगह पकड़ के बैठते हैं। अब जिनको बोले वाले लोग हैं, अचानक माहौल खराब हो जाता है, तुरंत हंगामा मच जाता है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, धर्म का ठेका हमने लिया है। अभी हम धर्म का अच्छे पहलुओं पे बात कर सकते हैं, तो सुधारना हमको पड़ेगा ना पहले। बिल्कुल। हम सुधरेंगे तो आपको सुधारेंगे। बिल्कुल। अभी देखिए हमारे एक मित्र है, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, बटोगे तो कटोगे। हम इस पे कहना चाहते हैं, देखिए भाई साहब, जे इकट्ठा भी हो गए ना तो छटोगे। अब हिंदू इकट्ठा हो जाए तो फिर हम तो चमार है, फिर बोलोगे ये ओबीसी है,
ये बीसी है, ये आदिवासी है। आपको अगर सच में एकता करनी है ना, तो आप सबको इकट्ठा ऐसा ऐलान क्यों नहीं करते? देखिए अभी शंकराचार्य है, अब ये जो शंकराचार्य इनके साथ नहीं है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख है। हाँ, तो सबसे पहले हमारे धर्मगुरुओं को साथ लाइए। हिंदू धर्म में कई शाखा है, कई प्रशाखा है, कई सारे पंथ है, कई सारे छोटे छोटे है, उनको सबका एक रूल होना चाहिए। तो वो नामुमकिन है, क्योंकि अनेकता में एकता है हिंदुस्तान। हम एक हो ही नहीं सकते, ये हमारी पहचान का एक तरीका है। जैसे गोत्र होता है, जैसे जाति होता है, ये व्यवस्था है। हाँ, इसकी बुराई अगर दूर कर सकते हो तो पूरे हिंदुस्तान से विनंती है। देखो, एक होना हम भी चाहते हैं, पर एकता का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान से लड़ाओ, सरदार से लड़ाओ। जंग करनी है ना, भारतवासी मिलके पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी है, उसमें आनंद आता है। अभी देखिए हिंदुस्तान का जब लड़ाई हुआ था, बॉर्डर पिक्चर देखिए, वो एक सरदार ने लड़ी थी। हाँ, वो अब्दुल हमीद, आपको पता है? हाँ। वो अकेला टैंक के साथ भिड़ गया था, उसमें वो जज्बा था। हाँ। वो अपने वतन के लिए जिहाद कर रहा था, तो वो जिहाद मतलब है ना, कुछ गुड़ जिहाद होता है, वो वैसा जिहाद था। वो वतन से वतन परिस्थिति के चक्कर में वो अब्दुल हमीद लड़ गया था। वो बम के सामने जाना एक बात है, और टैंक के सामने जाना ना, वो दूसरी बात। वो उसने जो उसके पास जो बंदूक थी ना, उसका रेंज और उसका ये देखो, वो टैंक फोड़ने के लिए कितना नजदीक जाके मारना पड़ता है ना। किसी टेक्निकल बंदे से पूछ लो, वो अच्छी तरह समझाएगा भाई ये नामुमकिन है, पता नहीं उसने कैसे किया। वो एक जज्बा था। और अब जब चाइना है ना, हिंदुस्तान ने ना, जैसे अगर अपना अणुबम का एक्सपेरिमेंट किया, चाइना तब कुछ नहीं बोला, पर जैसे हिंदुस्तान ने पृथ्वी का एक्सपेरिमेंट किया ना, सबसे ज्यादा हल्ला चाइना और अमेरिका ने मचाया। पता है वो पृथ्वी मिसाइल किसने डेवलप किया? हमारे गुरु है अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा। मैं हमारे हड़पसर में वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट है, आप तो जानते हो राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल होता है, बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। ये पहला बंदा है, डायरेक्ट जाके मिला। अच्छा। मुझे मिलना था, मैं मिल गया। वो आदमी अलग था, और आज भी उनके जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, कोई स्टेट नहीं थे। हाँ। वो उसके बाद ये अब्दुल कलाम हो गया था, सच्चा मुसलमान था। अगर पढ़ा लिखा मुसलमान हो ना, वो वतन के काम आता है। आप हिजाब का मैटर करते हो तो देखिए, ये महात्मा ज्योतिराव फुले हमारे पुणे के हैं, उनका एक वाक्य आपको याद कराता हूँ। एक लड़की पढ़ती है तो इसका मतलब पूरा परिवार पढ़ता है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ मुस्लिम लड़कियों को जितने भी सरकारी स्कूल हो, जैसे आम व्यवस्था में वो आ जाए। मदरसे की पढ़ाई में उनका शोषण तय है, और उनके साथ बुरा होता है। कई सारे वीडियो मैंने देखे, आप भी जानते हो। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस वो मुद्दा समझाने के लिए आवश्यक है, इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप उनको मुख्य व्यवस्था में लाइए। आप कभी वंदे मातरम में जाए प्रवास कीजिएगा, उसमें जो मुस्लिम मिलते हैं उनकी भाषा का देखिए कितने तहजीब से बात करते हैं। मैंने अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखी है, असली इस्लाम मुझे उस सीरियल में पता चला। अच्छा। कि उनकी भाषा, उनकी तहजीब वो कुछ और है। और ये जो मेरे मुसलमान मित्र है, उनकी भाषा देखता हूँ ना, जब जैसे ट्रेन में जाते हैं, पूरे 10-15 जन आते हैं, वो दादागिरी करते हैं, भाईगिरी करते हैं, सबको परेशान करके रखते हैं। देखिए, आपका पहचान आपका वस्त्र है, और आप वस्त्र में जितना अच्छा काम करोगे, आपको अच्छा नहीं कहा जाएगा, आपकी कौम को अच्छा कहा जाएगा, आपके मजहब को अच्छा कहा जाएगा। कि आप अपने मजहब को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। अब सिखों से मैं तो सिख अभी भी बना हूँ, पर मैंने सिखों से ये सीखा है कि मजहब को कैसे सबके सामने प्रदर्शित किया जाता है। हर मजहब में 4 बंदे अच्छे होते हैं, 4 बंदे बुरे होते हैं। अभी मेरे परिवार में 2-3 भाई है, नहीं बनती आप, तो मैं भाइयों को थोड़ी मारता हूँ या उनसे रिश्ता थोड़ी तोड़ता हूँ। इसी तरह समाज में, धर्म में, व्यवस्था में कुछ कमी होती रहती है, तो उसको सुधारना चाहिए, ना कि वो व्यवस्था खत्म करनी चाहिए। अपना विचार तो यह है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम वतन है, हम वतन का मतलब जानिए। और कुछ हम वतन पाकिस्तान में भी बैठे हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वो सिंध क्यों छोड़ दिया? अभी देखिए, पंडित जी तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बहुत सारे बातें करते हैं, पर अगर रामायण पढ़ी होती उन्होंने ढंग से, तो लाहौर छोड़ा नहीं होता जितने के बाद। अरे यार, राम जी की बेटी की नगरी है, आज वहाँ एक हिंदू ना बचा। ये कई सारे मसले हैं ना। अभी बहुत जन मुझे पूछते कि खालिस्तान का मसला क्या है। अरे वो कुछ मसला अलग है। वो भारत में 20% पंजाब है, असली पंजाब 80% तो पाकिस्तान में। सही बात है।
पाकिस्तान को पहला ये सब उन लोग को बोलना चाहिए जो कनाडा में रहते, भाई पहले पाकिस्तान वाला ले लो, हिंदुस्तान आपका है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है। मैं मराठी हूँ, हमारे ऐसी शादी तब तक पूरी नहीं होती ना, वो बल्ले बल्ले तारा पे कोई नाच नहीं लेता। और नाचने का असली आनंद है ना, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, जब तक पंजाबी सॉन्ग नहीं बजता वीर जी वो शादी नहीं लगती। सही बात है। और गाली नहीं लगती। झगड़ा करने का असली आनंद पंजाबी लैंग्वेज में आता है, और कोई लैंग्वेज में इतना तो नहीं आता, बाकी लैंग्वेज आती नहीं है मुझे। पर ये सोचने वाली बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमको चाहिए क्या। अभी हमको हमारा एक अच्छा वतन चाहिए जो सुविधा से परिपूर्ण हो, तो उसके लिए हमें आपस में मिलके काम करना पड़ेगा। एक दूसरे की बुराई कब तक दिखाएंगे? बिल्कुल। हाँ, मजा तब आएगा ना जब एक दूसरे की अच्छाई बताएंगे। बिल्कुल। ये मेरा कहना है। बहुत अच्छी आपने बात बताई, धन्यवाद। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी जय। गुरुदेव जी एक बार बताएं कि यूपी, बिहारी और मराठों का क्या मसला है? जी, मसला कुछ नहीं है। कुछ बातें हैं कि अगर बिहार वाला आदमी अपनी पहचान सही तरीके से बताए, जैसे बिहार होता है बुद्ध की भूमि से आया हो, तो वो पहचान अलग होती है ना। और जैसे यूपी वाले हैं, वो कहते हैं हम राम जी के भूमि से आए, तो मसला और होगा। और मराठी आदमी को महाराष्ट्र के बाहर मराठी राज्य है, इसका ज्ञान थोड़ा कम है। अगर मराठी आदमी ढंग से जान ले, पेशावर से लेके तंजावर तक की भूमि मराठों की है, वो अपनी प्रजा है, तो उनको याद दिलाना चाहिए। जैसे मसलन आप गुजरात में जाएंगे, वहाँ पे बड़ौदा के गायकवाड़ घरानों का राज्य है, मराठा फैमिली। फिर आप एमपी में जाएंगे, देवास में, धार में पवार फैमिली है, शिंदे और होलकर यूपी में ही है। तो जानकारी का अभाव है, मसला कोई नहीं है। और उनको भी अपनी पहचान सही ढंग से देनी चाहिए। अगर वो बोल दे हम बुद्ध की भूमि से आए हैं, तो हम प्रणाम ही करेंगे। बिल्कुल। अगर वो बोल दे हम राम जी के गांव से आए हैं, तो उनका स्वागत ही करेंगे। बिल्कुल। बस हर कोई इतिहास भूलता है। अगर इतिहास याद दिला तो अभी देखो, ये महाराणा प्रताप जी है, हमारे राजस्थान से कभी पंगा नहीं हो गया, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में पता है कि सिसोदिया वंश से ही शिवाजी महाराज के खानदान से थेट संबंध है, तो वो अपनापन बरकरार है। तो ये इतिहासकारों ने थोड़ा सा इस ध्यान पे पॉइंट आउट नहीं किया कि ये भी अपने लोग हैं। तो ये कुछ लोग हैं राजनीति के चक्कर में अपनों को पराया बनाते हैं, बस वो नफरत कुछ ज्यादा बढ़ गई। मसला कोई नहीं है। आज देख लिए, यूपी बिहार से ज्यादा है ना, जो भी यूपी बिहार हमारे महाराष्ट्र में आता है ना, वो फल फूल जाता है। पर तकलीफ तब होती है ना हम लोग को। देखिए, हम फुले शाह अम्बेडकर के विचारधाराओं पे चलने वाले आदमी, हमारे यहाँ जाति प्रथा का कोई ये नहीं है। जब से ये लोग आए हैं ना, थोड़ा अपने साथ जाति प्रथा लेके आए। अभी कुछ मुसलमान है, बांग्लादेश से आते हैं, बंगाल से आते हैं, वो अपने साथ कड़वापन ले आए। हमारे यहाँ का जो मुसलमान है ना, वो काफी अलग है। वो मराठी बात करता है, वो हमारे जो हरिपाठ होता है वो याद करता है। हमारा हिंदू को पूछ लो तो उसको भी कुरान याद है। तो हमारे यहाँ सांझी विरासत है। तो ये विरासत सांझी जिनके पास नहीं होती, जो कट्टर विचारधारा है, आदि विचारधारा है ना, ये उन लोग से झगड़ा होता है। वैसे महाराष्ट्र में आपका सबका स्वागत है। ये राजा शिव छत्रपति की भूमि है, आपको कोई कुछ नहीं है। बस आप अपना पहचान ढंग से दीजिए, आप बोलिए आपकी प्रजा है, कोई मराठा आपको रोकेगा नहीं। पर आप याद दिलाना भूल जाते हो। बस याद दिलाइए कि आप राम जी की भूमि से आए हैं। बिहार वाले हैं तो उनको बोलना चाहिए हम राजा मगध की भूमि से आए हैं, हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। कई सारे नाम है, मुझे याद नहीं इतने, पर अगर आप ढूंढोगे ना तो बहुत सारे मिलोगे जिससे अपनापन लगता है। ये पहचान ढंग से नहीं देते। और थोड़ा सा ना गुटखा बिटका थोड़ा हमारे यहाँ नहीं चलता है। हम पान खाते हैं हमारे लोग, ऐसी बात नहीं, पर वो खाना खाने के बाद ये हर जगह थूक के चले जाते हैं। थोड़ा वो दिमाग में ना गंदगी से इनका रिश्ता जुड़ गया, और हम भाभी को माँ बोलते हैं और ये भाभी से छिड़कानी करते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग को दिल में लगने वाली बात है। आप इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि यूपी बिहार से आबाद हमारे महाराष्ट्र में लोग हैं, उनके महल देखिए। जहाँ गांव में झोपड़े नहीं थे, हमारे यहाँ उन्होंने महल खड़े कर दिए। आज फ्लैट है। अब हमारा कैसे हो गया कि अब पुणे में है। अब इन लोगों ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है ना कि आज पुणे का आदमी पुणे के अंदर घर खरीद नहीं सकता।
और ये 40-40, 80-80, 1.5 करोड़ के फ्लैट खरीद रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल प्रश्न है और ये हर जगह का है। अभी पंजाब में भी तकलीफ है, हर जगह तकलीफ है। गवर्नमेंट अभी अच्छी आ रही है यूपी में और कई सारे उधर डेवलपमेंट हो रहा है और धीरे धीरे हो जाएगा उनका भी। पर कितना भी डेवलपमेंट हो, इन राज्यों में ना जाति व्यवस्था है तो आगे जाने का मौका उनको कम मिलता है, वो मौका हमारे यहाँ ज़्यादा मिलता है। तो वो इसलिए आते हैं, ये हम बात को समझते हैं। आप भी हमें समझ को लो, कुछ राजनीति के चक्कर में ना पूरे महाराष्ट्र को बदनाम मत करो। जय बहुत हिंद, अच्छा, जय हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, धन्यवाद।